नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और आज मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा 8 लेने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको ज्योतिष के संयोग में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, जैसे राशियों के अंशों के बारे में, ग्रहों की गणना और ग्रहों की उच्च नीच जो राशियाँ जिसमें ग्रहों के सार में देखी जाती हैं, ग्रहों के मित्र, शत्रु, शम इत्यादि, नक्षत्रों की गणना और नक्षत्रों के कार्य मैंने आपको समझा दिए हैं। दोस्तों, इससे पहली मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्रों के बारे में आपको बताया है, उसमें जो गंडमूल नक्षत्रों की प्रक्रिया है उसके लिए मैं एक और मुख्य वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें गंडमूल नक्षत्रों की क्रिया को हम गूढ़ता से समझेंगे। उस वीडियो को देख करके कुछ ज्योतिषाचार्य बोलेंगे कि उसमें जहाँ शुभ है वहाँ शुभ होना चाहिए, जहाँ शुभ है वहाँ शुभ। अब ये प्रक्रियाएं क्या बोलती हैं कि इन प्रक्रियाओं के लिए हमें उस चीज़ को ना गूढ़ता से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्येक चीज़ के 10 हिस्से और प्रत्येक हिस्से के क्रम में नक्षत्रों के प्रत्येक चरण के भी हिस्से, उसमें जो बच्चा जन्म लेता है तो किस प्रकार का फल देता है, उसके लिए मैं एक और मुख्य वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी अभी आप क्रम से ये सीखिए जो मैं आपको प्रयत्न योग में सिखा रहा हूँ। तो आज हम ये राशियों की पूर्ण गणना के बारे में सीखेंगे। राशियों की पूर्ण गणना का अर्थ है कि हम राशि जो हमारी मुख्य 12 राशियाँ हैं, वो 12 राशियों का प्रक्रम किस प्रकार होता है वो हम पूर्ण विधि से सीखेंगे कि 12 राशियों का प्रभाव क्या होता है, इन राशियों की प्रकृतियाँ कैसी होती हैं, इन राशियों का वर्ण कैसा होता है, इनके जो तत्व क्या होते हैं, और जब ये कुंडली में बैठती हैं किसी ग्रह के साथ तो किस प्रकार का फल देती हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप मस्तिष्क से ज्योतिष सीख रहे हो तो आपने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की होगी कि बुध की 2 राशियां हैं, एक है मिथुन, एक है कन्या। तो मिथुन राशि द्वियोग मतलब 2 स्वभावों वाली, मतलब 2 प्राणी, तो मिथुन राशि। कन्या 1 स्वभाव वाली। तो क्या दोनों राशियां बुध के साथ बैठ कर के एक ही तरह का फल देंगी? ऐसे अगली राशि देखें, मकर और कुंभ। अब मकर राशि और कुंभ राशि, क्या दोनों राशियां शनि के साथ बैठ के एक ही तरह का फल देंगी? ऐसा तो नहीं है, कुछ तो अलग होगा, तभी तो 2 बनी है वो। तो यही प्रक्रिया हम पहले राशियों की पूर्ण गणना सीखेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को जानेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा कि मैं किस योग में आपको ये समझा रहा हूँ, और प्रत्येक चीज़ को देखिए। कक्षा 8 ज्योतिष का बादशाह बनाने की प्रक्रिया है। तो ये आप गणपति भगवान का नाम उच्चारण करके आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप प्रत्येक क्लास को क्रम से और विधि से देखते हुए चल रहे होंगे। तो गणपति भगवान का नाम उच्चारण करके हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो राशियों की पूर्ण गणना के बारे में जानेंगे, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गंडमूल नक्षत्रों की मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जैसे मैं आपको गंडमूल नक्षत्र बताऊंगा, और मैं किसी न किसी संयोग के आधार पर आपको अभिजीत नक्षत्र के बारे में भी बताऊंगा कि अभिजीत नक्षत्र होता क्या है और इसे 28वां नक्षत्र क्यों गिना जाता है, और इसे निकालने की विधि क्या है। क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है ना, ये पूरे प्रत्येक दिन आता है। जो अभिजीत नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र प्रत्येक दिन आता है, कभी आधे घंटे का, कभी 40 मिनट का, कभी 35 मिनट का, इस क्रम से प्रत्येक दिन अभिजीत नक्षत्र आता है। तो इसको निकालने की गणितीय पद्धति विधि है, गणित ज्योतिषी के आधार पर वो निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। और ये 28वां नक्षत्र कौन कौन से चरणों को मिला के बनता है वो भी मैं आपको एक मुख्य योग में बताऊंगा। कभी उसके प्रति गंडमूल नक्षत्रों की और पंचक नक्षत्रों की कभी गूढ़ता से वीडियो, अभी मुख्य ये मेन चीज़ें हैं जो आपको सीखना जरूरी है, तब मैंने आपको ये सिखा रहा हूँ। आज राशियों की पूर्ण गणना के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको राशियों के स्वामियों के बारे में बता चुका हूँ, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि प्रत्येक राशि 30 अंश पर रहती है, जिससे हम 360 डिग्री का पूरा आकाश है, जिसमें ग्रह भ्रमण करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और प्रत्येक राशि का प्रक्रम 30 अंश पर बताया गया है। तो सबसे पहले क्रिया क्या देखी जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे राशि जो है हमारी, मतलब मुख्य जो 12 राशियां हैं, उन राशियों में क्या देखा गया कि उनमें से कुछ राशियों का स्वभाव पुरुष जैसा और कुछ राशियों का स्वभाव स्त्री जैसा देखा गया।
किसी की कुंडली में राशि बैठी, जैसे अगर किसी की कुंडली में कोई राशि बैठ जाती है तो उसका स्वभाव कुछ योगों में पुरुष जैसा और कुछ योगों में स्त्री जैसा। मतलब क्या कि पुरुष और स्त्री राशि भी उसमें से विभाजन किया गया। राशियों का जो प्रकृति के अनुसार विभाजन है उसका विभाजन पुरुष और स्त्री में किया गया। और जो पुरुष राशि हैं उनको क्रूर राशि भी कहा गया। क्या कहा गया? क्रूर राशियाँ। और जो स्त्री राशियाँ हैं उनको सौम्य राशि कहा गया। ये क्रिया मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे संयोग बनाते हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में मेष राशि है और वो मेष राशि अगर पुरुष राशि है, मान के चलिए कि वो पुरुष राशि है और वो कुंडली किसी स्त्री की है, और वो पुरुष राशि जो मेष राशि अगर वो लग्न भाव में बैठी है तो उसका स्वभाव राशि के अनुसार कैसा होगा, कि अपने स्वभाव में वो क्या बदलाव, उसके स्वभाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो चीज़ें हमें राशियों की गणना से पता चलेगा। क्योंकि ज्योतिषी को जानने के लिए हमें गूढ़ता में जाना पड़ेगा। हम स्वभाव में ये भी देखते हैं कि ग्रहों का जो प्रकृति होती है, पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, राजा रानी, जो सूर्य को राजा कहा गया, चंद्र को रानी। मैं ग्रहों की गणना के बारे में वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ग्रहों की भी स्वभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रक्रम, अब इस प्रक्रिया में क्या देखा जाता है, बहुत से मनुष्य ग्रहों को लेकर के राशियों का स्वभाव जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंह राशि हो गई तो सिंह राशि सूर्य की होती है, तो सूर्य तेजस्वी गुस्से का कारक है, तो सिंह राशि भी गुस्से मतलब क्रूर कारक हो गई। पर ऐसा नहीं है। इन क्रियाओं के कारण ना हमारी ज्योतिषी है वो गर्त में जा रही है, गड्ढे में जा रही है। क्योंकि हम पूरी गणना सीख ही नहीं पाते। हम आधी अधूरी ज्योतिष को लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तभी तो किसी प्रक्रम में हमें समझ नहीं आता कि ये ऐसे इसके साथ हुआ कैसे है। इसकी कुंडली में, मेरे पास काफ़ी कुंडलियों का प्रक्रम आया कि अनेक प्रकार के उपाय कर चुके पर कोई फल नहीं, क्योंकि उनकी गणना सुगमता से नहीं की गई। ग्रहों के अनुसार गणना कर देते हैं, सारी चेष्टा पुष्ट हो जाती है, कोई चीज़ ही नहीं मिल पाती। तो इसमें प्रक्रियाओं में आपको प्रत्येक चीज़ों का वर्णन सिखाऊंगा। तो आज हम जो बात करते हैं उसके बारे में जानिए। जैसे आप जब कुंडली के समय पर आओगे ना, कुंडली के एनालाइजेशन पे आओगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी सुगमता से और नवीन चीज़ों को सीखो कुंडली देखने में। फिर आप कुंडली की गणना करना, फिर आपका मन बोलेगा मैं प्रत्येक चीज़ को सीख चुका हूँ। तो सबसे पहले हम राशियों की गणना करेंगे। दोस्तों, मैं राशि, जैसे आप जानते हो कि 12 राशियों के प्रक्रम में जो 1 नंबर की राशि है उसे हम मेष कहते हैं, आपको ये पता है। 2 नंबर मतलब वृष, 3 नंबर मतलब मिथुन। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि राशियों का भी क्रम है, नक्षत्रों का भी क्रम है कि 1 नंबर मतलब अश्विनी नक्षत्र, 2 नंबर मतलब भरणी, 3 कृत्तिका, 4 रोहिणी। ऐसे नक्षत्रों को क्रम से याद करना है, ऐसे राशियों को भी क्रम से याद करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप समझना। मैं संख्या डालूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा, बाकी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डालूंगा मैं 1 नंबर, यहाँ डालूंगा 2 नंबर, यहाँ अब नहीं, मुख्य अवधि तो मैं ऐसे नहीं डालता, मैं आपके लिए आपकी भाषा में डाल देता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख देते हैं, प्रकृति के अनुसार हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि सबसे पहले हेडिंग डालिए आप। सबसे पहले नोटबुक निकाल करके ऐसे क्रॉस का साइन बनाइए और यहाँ हेडिंग डालिए कि क्रूर व सौम्य, क्रूर व सौम्य एवं पुरुष व स्त्री एवं विषम व सम राशियाँ। ये आप हेडिंग डाल लीजिए, विषम या सम राशियाँ ऐसे करके ये आप हेडिंग डाल लीजिए। ये मेरी राइटिंग थोड़ी ऊपर की ओर जा रही है, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ पर चीज़ों का प्रक्रम है। आप ये ऐसे करके हेडिंग डाल लीजिए। अब हेडिंग, सबसे पहले हम ये क्रूर और सौम्य राशियों के बारे में जानेंगे। ये प्रत्येक चीज़ों का प्रक्रम है। सबसे पहले यहाँ मैं 1 नंबर डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ 2 नंबर, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12।
ये जो नंबर हैं ये आपकी राशियां हैं। जैसे एक मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मैंने नंबर इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि आपको ये नंबर से ही राशियाँ याद होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो अपनी कॉपी में आप ऐसे क्रम से डाल सकते हो कि यहाँ मेष लिख दो या वृष लिख दो, ऐसे भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले जो पहली रो की जो राशियाँ हैं और दूसरी रो की जो राशियाँ हैं, पहली रो की जो राशियां हैं उनको हम पुरुष राशि कहेंगे, पुरुष राशि। और दूसरी रो की जो राशि है उनको हम स्त्री राशि कहेंगे, स्त्री राशि। मुझे किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि मैं जब आपसे ये बोल देता हूँ ना कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो बोलते हैं कि जब हमें कुछ दिखता ही नहीं है तो हम स्क्रीनशॉट किस चीज़ कर लें। तो उस करके मैं थोड़ी पास से ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से पहले से बेटर दिख रहा होगा और आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो सबसे पहली जो रो की है, मतलब जो पहली रो की जो राशि है उनको कहेंगे पुरुष राशि, और दूसरी रो की राशि उनको कहेंगे स्त्री राशि। दूसरा प्रक्रम, जो पुरुष राशियां हैं वही आपकी क्रूर राशियां हैं, और जो स्त्री राशियां हैं वो आपकी सौम्य राशियां हैं, सौम्य राशियां। और जो क्रूर राशियां हैं वही आपकी विषम राशियां हैं, और जो सौम्य राशियां हैं वही आपकी सम राशियां हैं। ये तीन चीज़ें आपने एक ही प्रक्रिया से और बिल्कुल बारीकी से सीखी कि अब एक क्रम बनाइए, दो दो के जोड़े बना करके ये समझना कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और जो पहली रो की जो राशियाँ मतलब विषम जो संख्याएं बनेंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्याएं, तो इनको विषम बोलेंगे, इन्हीं को पुरुष राशि, इन्हीं को क्रूर राशियाँ बोलेंगे। और जो सम संख्याओं की जो राशियाँ उनको स्त्री राशि, सौम्य राशि या फिर सम राशियाँ बोलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये आपको समझ में आया कि कैसे कैसे राशियों के प्रक्रम को जानेंगे। अब इसमें क्या देखा जाएगा, जैसे मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लग्न चार्ट आपके लिए बना देता हूँ, कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लग्न चार्ट बनाया 12 भागों का, ये मैंने आपके सामने एक लग्न चार्ट बनाया। इस लग्न चार्ट में मैंने क्या देखा कि जैसे हमारा जो बुध ग्रह होता है, जो हमारा बुध ग्रह होता है उसको हम सौम्य ग्रहों में गिनते हैं। मतलब जब हम बुध ग्रहों की प्रकृतियां पढ़ेंगे ना, जब ग्रहों के स्वभाव के बारे में और उनकी प्रकृतियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो बुध ग्रह आता है वो सौम्य ग्रहों में आता है, ये क्रूर नहीं होता, सौम्य ग्रह। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर हमारी 3 नंबर आ जाता है, कैसे भी जो प्रक्रम में 3 नंबर, और यहाँ पे हमारा बुध आ जाता है, कैसे भी मतलब गणना में हमारा बुध आ जाता है यहाँ पर। तो मेरी एक बात बताइए, बुध जो ग्रह होता है वो होता है सौम्य, और जो 3 नंबर की जो राशि है, नंबर मतलब राशि, राशि जो मतलब मिथुन राशि जो 3 नंबर की है वो राशि है हमारी क्रूर राशि। तो एक बात बताइए, जब सौम्य ग्रह अपनी ही क्रूर राशि के घर में, मतलब अपनी क्रूर राशि के साथ जब बैठेगा, भोग करेगा, तो किस तरह का फल देगा? कन्या राशि तो हमारी सौम्य राशि में आती है, तो ये तो सुगम है, दोनों का मेल मिल गया, मतलब अच्छा फल देगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि दूसरी राशि मिथुन है, वो हमारी क्रूर राशि है, तो जब क्रूर राशि से हमारा बुध मिलेगा तो किस प्रकार का फल देगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको पता चला कि क्रूर राशि के साथ मिलेगा तो कैसा फल देगा, ये हमें सीखना है, ये गणना हमें सीखनी है। तो ये मैंने आपको बारीकी से थोड़ा सा समझा दिया है, जिससे आपको पता चल गया होगा। और बाकी चीज़ें हम आगे जब धीरे धीरे को चलते चलेंगे तो आपको मैं बताता चलूँगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, और को आशा करता हूँ कि नोट कर लिया होगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले आप ये प्रक्रम नोट कर लीजिए। अब दूसरी प्रक्रिया अब हम आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक और ऐसे करके डाल लीजिए, यहाँ डालिए चर, स्थिर और चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां, ये यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए। आगे वो नोट करके ये हेडिंग डालिए।
इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि चर स्थिर द्विस्वभाव का मतलब क्या होता है। चर का मतलब चलायमान, स्थिर मतलब अचर, मतलब ना किसी जगह पर स्टेबल रहने वाली, स्थिर रहने वाली, दृढ़ संकल्पित रहने वाली। द्विस्वभाव मतलब दोगली। चर चलायमान, स्थिर दृढ़ संकल्पित रहने वाली, द्विस्वभाव मतलब दोगली राशियां कौन कौन सी होती हैं। इस प्रक्रिया से आप ये समझोगे कि कुंडली में जब संश्लेषण देखेंगे तो किसी की कुंडली पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि उसका स्वभाव किस प्रकार का है, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी क्रिया क्या, लग्न में कौन सी बैठी है, वाणी के भाग में संतान, वो सारी प्रक्रिया हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ लिखते हैं चर, यहाँ लिखते हैं हम स्थिर, और यहाँ लिखते हैं हम द्विस्वभाव। द्विस्वभाव मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आपके लिए संख्याएं डालूंगा, आपको संख्या से ही समझना पड़ेगा प्रक्रियाओं का सार, और संख्याओं के अनुसार ही आपको समझना है, संख्याओं के अनुसार आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगा 1, यहाँ डालूंगा 2, यहाँ डालूंगा 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो नंबर हैं ये हमारी राशियां हैं, और इन राशियों का स्वभाव इस प्रकार है कि चर स्थिर द्विस्वभाव मतलब मेष चर, कर्क चर, तुला चर और मकर राशि हमारी चर, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि द्विस्वभाव राशियां होती हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इसका स्वभाव क्या कि हम ये देखेंगे कि जब मेष राशि किसी की कुंडली में किस प्रकार का फल दे रही है, उसने कोई झूठ बोला है, उसके मन में कोई विचार है, अतीत में कोई बुरा कर्म कर दिया है, तो कुंडली के संश्लेषण से हम ये राशियों की गणना से ये हम जानेंगे, क्योंकि राशियों का खुद का प्रभाव है, प्रभाव तो नक्षत्रों का भी है, खुद नक्षत्रों का प्रभाव बहुत योगवान है, नक्षत्रों की गणना बहुत सारवान है, प्रत्येक चीज का स्वभाव है, प्रत्येक चीज का कर्म है। तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। चर स्थिर द्विस्वभाव राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, और आप आशा करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अगर नोट नहीं किए तो अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये थोड़ा संयोगकारी है कि आप थोड़ा जूम करके देख पा रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये प्रक्रिया मैं आशा करता हूँ। और आपको ये नहीं मतलब नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, जिससे क्या आप ये सारी चीज़ें नोट कर पाओ। तो मैं आगे की प्रक्रिया आपको लिखाता हूँ। तो चलिए आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। ये दो चीज़ें आपने समझी कि पुरुष, क्रूर, सौम्य राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, विषम सम राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, और राशियों का 3 जो स्वभाव हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव जो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। अभी ये चीज़ें आपको इतनी समझ में नहीं आएंगी, जब मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा ना तब आप जिन चीज़ों को समझोगे कि चर स्थिर द्विस्वभाव का प्रक्रम क्या है, प्रत्येक चीज़ों का सार है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे तत्व। यहाँ डालिए तत्व, ये हम हेडिंग डाल लीजिए तत्व। अब इस प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले लिखिए अग्नि, सबसे पहले यहाँ लिखिए अग्नि। 5 तत्वों की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी। दूसरी पृथ्वी, तीसरा वायु, चौथा जल, 5वां होता है आकाश। जो आकाश तत्व है वो राशियों के प्रक्रम में नहीं गिना जाता, वो ग्रहों के प्रक्रम में गिना जाता है, क्योंकि ग्रह के अनुसार ही तत्वों के आधार पर आकाश की गणना की जाती है। राशियों में आकाश का प्रक्रम नहीं है। अब ये 4 तत्व हैं, अग्नि प्रधान तत्व, पृथ्वी प्रधान तत्व, वायु प्रधान तत्व और जल प्रधान तत्व कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, वो मैं पहले आपको लिखा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इस प्रक्रिया को। तो सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 प्रकार की राशियां हमारी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल प्रधान राशियां हैं। इनकी क्रिया को समझो।
अब थोड़ा सा मैं बारीकी से समझाता हूँ, वो मेरी बात को समझते हुए चलिए। कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ग्रह, अगर कोई ग्रह प्रधान ग्रहों में गिना जाता है, क्रूर ग्रहों में गिना जाता है या राजा ग्रहों में गिना जाता है, तो उस ग्रह की जो राशि होगी, उस ग्रह की जो राशि होगी, तो हमारी मन की गणना क्या बोलेगी कि जैसा ग्रह है वैसी राशि होगी। ज्योतिष आचार्य बहुत से ऐसे बात को बोलते हैं कि ग्रहों के आधार पर राशियों की गणना ले लेते हैं कि जैसा ग्रह वैसी राशि, लेकिन ऐसा नहीं है। राशियों का खुद का प्रभाव है, राशियों की खुद की फल है, राशियों की खुद की गणना है, राशि खुद में बलवान है। ग्रहों वास करते हैं राशियों पर, लेकिन राशियां जो हैं वो नक्षत्रों पे वास करती हैं, नक्षत्रों के क्रम से बनी है। नक्षत्र बलवान है तो सोचिए राशि कितनी ज़्यादा बलवान होंगी। राशियों की भी गणनाएं होती हैं कुंडली विश्लेषण में। तो सबसे पहले अगर ये देखें कि 5वें नंबर की राशि होती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि को अग्नि प्रधान राशि कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्नि प्रधान राशियां। अब जो सिंह राशि है वही अग्नि प्रधान राशि, मतलब सूर्य ज्वाला है, अग्नि है, ये आपको समझ में आया। लेकिन जो धनु राशि है वो तो उसमें कोई विसंश्लेषण नहीं देखा जाएगा, इसमें तो कोई क्रिया नहीं है अग्नि की। लेकिन ये कहा जाता है धनु राशि अग्नि प्रधान है। धनु राशि का जो स्वामी है बृहस्पति गुरु, वो अग्नि प्रधान नहीं है। उसको मत समझना कि वो अग्नि प्रधान है तो उसकी राशि नहीं। राशि खुद अग्नि प्रधान है, राशियों की खुद बल है, राशियों की खुद प्रक्रियाएं हैं। ये बहुत सरलता से और मैं सुगमता से आपके लिए क्रम बना। ये क्रम ऐसे नहीं था, ये कभी ये सीरीज़ ऐसे है, ये सीरीज़ यहाँ पे है, तो ये मैंने आपकी क्रम से सीरीज़ बनाई है जिससे आप इस चीज़ को क्रम से नोट कर पाओ। आपको याद करने में भी आसानी होगी। 4 भागों में जिसको बांटा वो 1 2 3 4 बन जाएगा, 3 भाग 3 पेयर बन जाएंगे। जिसको 3 भागों में बांट रहा उसके 4 पेयर बन जाएंगे, जिसको 2 भागों में उसके 6 पेयर बन जाएंगे। ये मैं क्रम से आपको याद करता हुआ चल रहा हूँ। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 प्रकार की राशियों के प्रक्रम हैं। 4 प्रकार की राशियों के क्रम हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और इन्हीं राशियों के प्रक्रम से मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा। 2 चीज़ें जिस आपको ऐसी प्रक्रिया में ही जो मैं ये प्रकृतियां लिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्रूर सौम्य प्रवृत्ति, फिर दूसरी चर स्थिर द्विस्वभाव प्रकृति लिखाई, तीसरी तत्व प्रकृति लिखा रहा हूँ। इन्हीं तत्व प्रकृति से मैं आपकी 2 प्रकृतियां और बता दूंगा, जिससे आप इन्हीं के बल पर उन्हें भी याद कर लोगे, आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले तत्व प्रकृति आपके लिए लिखाई है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल आते हैं। चलिए आप ये पहले नोट करिए, उसके बाद मैं आपको लिखाता हूं। अगली जो हेडिंग डलेगी वो हेडिंग आप यहाँ नीचे डालना। अगर जैसे मैं लिखा रहा हूँ अगर वैसे ही लिखना है तो कोई बात नहीं, वैसे लिख लीजिए, लेकिन समझने के ऊपर है, बारीकी से समझते हुए चलना है। तो जैसा क्रम है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अगला जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी वर्ण, कि राशियों के वर्ण कौन कौन से होते हैं। अगली हेडिंग। अब वर्ण क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वर्ण होते हैं हमारे, जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए। इनको जातियां नहीं बोलते, बोलते हैं कि बहुत से आपके विचारों में आते हैं कि ब्राह्मण जात है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, शूद्र जाति है। जातियाँ नहीं होती, ये वर्ण होते हैं हमारे, जिस वर्ण के आधार पर मनुष्यों के 4 भाग किए। जैसे नक्षत्रों के 4 भाग, ऐसे ही मनुष्यों के 4 भाग जो स्वभाव के अनुसार किए गए, कि क्षत्रिय रक्षा करने वाला होगा तो वो क्षत्रिय होगा, परमात्मा में वैष्णव योगी होगा, परमात्मा की पूजा करने वाला होगा तो वो ब्राह्मण होगा, व्यापार करने वाला होगा तो वैश्य होगा। तो ये वर्णों के आधार पर बांटा गया था, वो प्रक्रिया देखी गई। अब वर्ण के आधार पर हम क्या देखेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक चीज़ को क्रम से और बारीकी से समझिएगा, कि जो मनुष्य अग्नि योगी हैं, ये राशियों के वर्णों की बातें हो रही हैं, बात को बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से समझिएगा, कि जो राशियां अग्नि प्रधान तत्व की जो राशियां हैं, अग्नि मतलब ज्वाला, ज्वाला मतलब गुस्सा, क्रूरता,
और जो अग्नि प्रधान की राशियां हैं वो उस राशि का जब वर्ण देखा जाएगा तो आप एक बात बताइए उस राशि का वर्ण कौन सा निकलेगा। जो अग्नि प्रधान राशियां 4 वर्णों में से उस राशि का वर्ण कौन सा, तो वो निकलेगा क्षत्रिय। ये बिल्कुल बारीकी से समझा आपने कि जो अग्नि प्रधान राशियां हैं वही राशियों का जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। कितना सरल था समझना, कठिन तो कुछ नहीं है। जो अग्नि प्रधान राशियां वही हमारी क्षत्रिय वर्ण की राशियां कहलाती हैं। ये चीज़ें आपको समझने योग्य हैं और इन चीज़ों को आप समझिए। अग्नि प्रधान राशियों को हम क्षत्रिय राशि कहते हैं। दूसरी जो आएगी वो आएगी हमारी पृथ्वी। अब कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी कोई चर प्राणी हैं, स्थिर प्राणी, जैसे अब 4 प्रकार के प्राणी जलचर, थरचर, थलचर, उभयचर और नभचर, ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, ये प्राणियों में आते हैं। हम मनुष्यों की बातें करते हैं कि मनुष्य जो होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, विचरण करते हैं, कार्य करते हैं। और जब पृथ्वी पर रह कर के विचरण और कार्य करते हैं, उस कार्य और विचरण में जो किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो उस वस्तु का लेन देन किया जाता है। ये बात समझिए, लेन देन किया जाता है। जब लेन देन किया जाएगा तभी हमें वस्तु की प्राप्ति हो पाएगी। तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को वस्तु प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर वैश्य वर्ण को बनाया। ये चीज़ें थी, वैश्य वर्ण को बनाया। तो जो हमारा जो शुक्र होता है, जो वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र होता है, वो वैश्य योगी होता है। वृष राशि जो है ना वो वैश्य प्रवृत्ति की आती है। वैश्य मतलब व्यापार योगी, बानिये जो होते हैं मारवाड़ी, ये वैश्य प्रवृत्ति में आते हैं। तो ये जो देखा गया कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को लेन देन का कार्य सिखाने के लिए किसको बनाया, वैश्य को। तो जो हमारी पृथ्वी तत्व प्रधान जो राशि है वही हमारी वैश्य वर्ण में आती है। ये आप नोट कर लीजिए, पहला क्रम गलत हो गया था, अब ये आप नोट कर लीजिए, वैश्य में आती है। तीसरा क्रम वायु। इस प्रक्रिया को ध्यान से और बारीकी से समझना। जब वैश्य पृथ्वी पर रह करके लेन देन करने लग गए तो वैश्य जो होते हैं वो अपने ना कार्य को संभालने के लिए कोई खजांची, कोई कैशियर रखते हैं, मतलब कारोबार को संभालने के लिए। तो वो किसे रखते हैं, अपने से ऊंची पदवी वाले को तो नहीं रखेंगे, नीची पदवी वाली को तो रखेंगे। और जो नीचे पदवी वाले लोग होते हैं ना वो कभी स्थिर नहीं रहते। एक जगह पर काम किया, फिर थोड़े ज़्यादा पैसे लगे तो दूसरी जगह लग गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह लग गए। उनको ना अपना फ़ायदा चाहिए बस। और जो वैश्य हैं वो अपने लिए क्या रखेंगे, अपनी चीज़ों की रखवाली के लिए, चीज़ों को देख रेख के लिए कोई एक प्राणी मनुष्य को रखेंगे। वो प्राणी मनुष्य वायु के समान होगा। वायु मतलब जैसे वायु फिरती है ना, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह वो फिरता रहेगा। जो मनुष्य होगा, ऐसे मनुष्यों को जब वैश्यों ने रखा, वायु प्रधान मनुष्यों को, वायु तत्व प्रधान राशियों के जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य शूद्र प्रवृत्ति में आते हैं, क्योंकि ये कभी स्थिर बैठ ही नहीं पाते। जैसे पृथ्वी प्रधान तत्व की जो राशियों वाले मनुष्य होते हैं वो वैश्य व्यापार योगी होते हैं। उनके लिए बिजनेस करना, व्यापार करना, ये संपूर्ण योगों में बोला जाता है। लेकिन कुंडली के संश्लेषण के बाद इसकी क्रिया पूर्ण रूप से जानी जाती है। अब वायु प्रधान जो राशियां होती हैं उनके जो मनुष्य होते हैं ना वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते। उनको हम शूद्र वर्ण के मनुष्य कहा जाता है। उनको शूद्र वर्ण में आते हैं ऐसे मनुष्य। अब जो जल प्रधान तत्व के जो मनुष्य होते हैं वो जल की तरह निर्मम होते हैं। उनके अंदर कोई दोष नहीं होता, निर्मम सम्य स्वभाव वाले होते हैं। मतलब सम्य राशियों की नहीं बोल रहा, मनुष्यों की बोल रहा हूँ। वो निर्मम होते हैं, शास्त्रों की बातें करने वाले संत योगी होते हैं। वो जो मनुष्य हैं जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। वो मनुष्य ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। जो हमारे जल प्रधान तत्व के जो मनुष्य होते हैं वो हमारे ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ब्राह्मण वर्ण को ही हम विप्र वर्ण कहते हैं। विप्र। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये मैंने आपके लिए लिखाया कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये अपने क्रम से याद कर लिया।
ये आप याद करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये आपने क्रम से याद कर लिया। अगर ऐसे नोट करना है तो वैसे नोट कर लीजिए। जो अग्नि तत्व प्रधान जो मनुष्य होता है वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के, पृथ्वी प्रधान तत्व वैश्य प्रवृत्ति के, वायु प्रधान तत्व वाले मनुष्य शूद्र प्रवृत्ति के, जल प्रधान तत्व वाले मनुष्य ब्राह्मण मतलब विप्र प्रवृत्ति के होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अगला इसी चीज़ से समझा देता हूँ। ये मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन खींच देता हूँ। अब आते हैं हमारे 3 दोष। 3 दोष यहाँ हेडिंग डाल लीजिए। अगली नीचे डालने तो नीचे डाल लेना, ऊपर डालने जहाँ आपने डाल समझने योगी बन पाए वहीं ये हेडिंग डाल लेना। अब आते हैं हमारे 3 दोष। तो सबसे पहली बात, 3 दोष होते कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। त्रिदोष जो होते हैं वो होते हैं, पहला होता है वात मतलब वायु से, पित्त और कफ। ये 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं मनुष्यों के शरीर में। ये 3 ही दोष मनुष्य के शरीर में लगते हैं या इससे रिलेटेड दोष लगते हैं जो इन्हीं से प्रारंभ होते हैं और इन्हीं से उन दोषों की क्रिया गणना की जाती है। इसके अलावा कोई दोष मनुष्यों के शरीर में नहीं लगते। या तो वात से परेशान वायु विकार से, या पित्त विकार से, या फिर कफ मतलब खकार जो होती है, जो कफ जम जाता है उस विकार से परेशान हैं। कुछ डॉक्टर लोग इसी प्रक्रिया को देख करके चीज़ों को पुष्ट कर पाते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि जब डॉक्टरों के पास आप दवाई लेने जाते हो तो कभी कभी ना डॉक्टर बीमारी को पहचान नहीं पाता कि इसको असल बीमारी क्या है। तो वो क्या करते हैं कि ये दवाई ले जाओ, इसको 3 दिन खा लेना, असर ना करे तो फिर दवाई बदल दूंगा, ऐसा बोलते हैं। और कुछ जो डॉक्टर मुख्य चिकित्सक अगर मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, अगर मेरी वीडियो को वो देख रहे हैं तो उनको मैं ये चीज़ उनको भी पता है कि कभी कभी बीमारी को नहीं पहचाना जाता तो वात पित्त कफ तीनों की ही दवाई दी जाती है जिससे कोई बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। तो सबसे पहले जो अग्नि प्रधान जो राशियाँ होती हैं जिनको हम क्षत्रिय वर्ण की राशियाँ भी कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से और बारीकी से समझने योग्य बातों को समझना कि जो अग्नि प्रधान जो राशियां होती हैं जिनको हम क्षत्रिय वर्ण की राशियां भी कहते हैं, उन राशियों का जो दोष लगता है, उन राशियों वालों को जो दोष लगता है उसको बोलते हैं हम पित्त दोष। पित्त। दूसरा कि जो पृथ्वी तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं उन राशियों को जो दोष लगता है वो होता है वात। वात मतलब वायु विकार। वायु विकार। दोस्तों ये वायु विकार पृथ्वी तत्व वालों को क्यों लग रहा है? वायु तो वायु, ये वायु कोई तत्व नहीं है, मतलब ये वायु वाला तत्व नहीं है। वायु विकार का मतलब क्या? अस्थमा। जो वायु से रिलेटेड, उसमें क्या देखा जाता है कि जब हमारा पेट साफ, जब कोई चीज़ स्थिर हो जाती है पृथ्वी की तरह, जैसे हम अग्नि का देखें तो अग्नि में क्या देखें, जब हमारा पेट साफ नहीं होता, पेट में परेशानी होती है, पेट साफ नहीं होता तो पित्त दोष लगता है, पित्त दोष। दूसरा क्या कि जब हम पृथ्वी स्थिर मतलब क्या स्टेबिलिटी में रहने वाली चीज़ है वो हमारा वायु विकार दोष मतलब वात दोष लगता है, उससे शरीर में वायु विकार के रिलेटेड परेशानियां आ जाती हैं। जैसे मैं आपको बता, अस्थमा हो गई, वायु विकार योग्य परेशानियां हैं। ये हमारा पृथ्वी तत्व वाली राशियों के लिए होता है। तो चिकित्सक जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। हम ज्योतिषी तो जानते हैं, आपको भी बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को जानिए। बच्चों यही चीज़ें हमारी शरीर की बीमारियों के कारण होते हैं, जिनके मुख्य जो कारण बताए गए हैं वो ये राशियां बताई गई हैं। जो वैश्य योगी राशियां होती हैं वो वात योगी राशि जो पृथ्वी प्रधान होती हैं। अब आते हैं हमारा वायु प्रधान। वायु प्रधान जो राशियां हैं उनको त्रिदोष लगता है। त्रिदोष। त्रिदोष का मतलब क्या कि वात पित्त और कफ तीनों प्रकार का दोष वायु प्रधान राशियों में लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वायु तत्व प्रधान राशियां जो होती हैं, अगर ऐसे कोई मनुष्य है, वायु तत्व प्रधान मनुष्य है, उसको त्रिदोष का मतलब क्या, वायु से परेशानी भी होगी, पित्त से भी परेशानी होगी और कफ से भी परेशानी होगी। तभी बोला जाता है, आपने सुना होगा कि 3 प्रकार का दोष किसी मनुष्य को लगता है, 3 तरह की बीमारियां किसी मनुष्य को लगती है। अगर वो मनुष्य किसी चिकित्सक के पास जाए, वहां जाकर के अपनी बीमारी बताए, तो वो चिकित्सक कभी कभी उसकी बीमारी पहचान ही नहीं पाता कि असल बीमारी क्या है। तो वो क्या बोलता, वही वाली बात होगी कि ये दवाई ले जाओ, इसको 3-4 दिन खाना, अगर इससे असर ना पड़े तो फिर मैं दूसरी दवाई बदलूंगा।
फिर वो दूसरी दवाई बदलते हैं, फिर उससे असर ना पड़े फिर तीसरी दवाई देते हैं। ऐसे ही दवाइयों का प्रक्रम चलता रहता है, उसकी असल बीमारी का जड़ पता ही नहीं चल पाती। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस चीज का वर्णन देता है, ज्योतिष शास्त्र इस चीज की गणना देता है कि उस प्राणी को कौन सा दोष है, उस प्राणी की परेशानी क्या है। ये ज्योतिष शास्त्र इस चीज का वर्णन बताता है। तो बच्चों आपको इस चीज की जानकारी रखनी पड़ेगी। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये प्रक्रम है। चलिए, ये आपने समझा कि वायु जो तत्व प्रधान जो राशि, जो शूद्र राशियां होती हैं, शूद्र आप जानते हो शूद्र क्या होते हैं, नीचे, तो तीनों दोष उनको लगते हैं। तो अब आती है जल तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं उनको कफ, कफ से रिलेटेड परेशानियां आती है, जिनको ब्राह्मण वर्ण, जिनका राशियों का ब्राह्मण वर्ण होता है। कफ मतलब क्या कि आपने सुना होगा कि अगर किसी को कफ की बीमारी हो जाती है, गले में खराश की बीमारी हो जाती है या फिर बलगम किसी के शरीर में जम जाता है, तो बोला जाता है उसको ना ठंडा जल मत दो, पीने के लिए ठंडा जल मत दो, जल का निषेध कराया जाता है, जिससे उसका गला साफ हो जाएगा, कफ टूटेगा। गर्म पानी उसको दिया जाता है पीने को। तो जल तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं, उन राशियों का जो, उन राशियों की जो बीमारी लगती है, जो दोष लगते हैं उन राशियों को, वो हमारे कफ जो दोष है वो लगता है। कफ प्रधान जो दोष है मतलब बीमारी उन राशियों को लगती है। तो ये आपने त्रिदोष के बारे में जाना। तो आपने तत्वों के आधार पर ये जाना कि कौन कौन सी राशि के कौन कौन से तत्व होते हैं, उन राशियों के कौन से वर्ण होते हैं और कौन सा उनको दोष लगता है। ये मैंने एक ही क्रम में आपको 3 चीज़ें सिखा दी। अगर असल जो आचार्य होता है ना, तो इन चीज़ों पर ना 3 तरह की वीडियो बनाता है। बनाना योगकारी भी है क्योंकि आपको समझाने के कारक है, लेकिन जिसमें से मुख्य मुख्य चीज़ निकाल करके, गणना सीख करके मैंने आपको मुख्य मुख्य चीज़ इसमें बता दी है। और ये मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी कि ये जो प्रधान राशियाँ क्या हैं, ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इस क्रिया को पुष्ट करिए। तो मैं आपको 2 मिनट का समय पूर्ण रूप से देता हूँ, इस चीज़ को आराम से और भाव से नोट करिए। तो आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा और आपको ये बारीकी से चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, दिख भी रही होंगी। थोड़ा मैंने जूम करके वीडियो बनाई है आप करके, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नोट नहीं है तो वीडियो को रोक के आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो अगले स्वभाव पर चलते हैं। राशि का जो अगला स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जानते हैं कि स्वभाव का क्या फल है, क्या प्रक्रम है, क्या योग उसमें देखा जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ रोज़। लंबी होने का कारण ये नहीं है कि मैं आपको प्रत्येक चीज़ को मतलब प्रवचन योगी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लंबी होने का कारण केवल एक ही है कि उन वीडियो को समझाना जरूरी है कुंडली के विसंश्लेषण के लिए। अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप कुंडली का विसंश्लेषण नहीं कर पाओगे, उन कुंडलियों को आप समझ नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो जैसे मैं गूढ़ता से, अगर गूढ़ता से और समझाऊँ ना, तो वीडियो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे की बने, 2-2, 3-3 घंटे की बने। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा दे पाऊँ। ये जो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ ना, इन चीज़ों की एक एक वीडियो बनती है। लेकिन मैं आपकी ज्योतिष को क्रम से सही दिशा में और सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको प्रत्येक चीज़ को समझाऊँ। ये चीज़ें जब तक आप जानोगे नहीं तब तक कुंडली का विसंश्लेषण आपको आएगा ही नहीं कि कुंडली में राशि बैठी है, कौन सी किसी ग्रह के साथ अगर कोई राशि बैठी है, फल दे रही है ग्रह के संयोग में, तो किस प्रकार का फल दे रही है, किस प्रकार का संयोग वो दिखा रही है, कैसा संयोग वो दिखा रही है, मनुष्य को किस प्रकार के फल देखने को मिल पा रहे हैं, प्रकृति का प्रभाव कैसा। जब तक ये चीज़ें नहीं पता, अब मैं वही वाली संयोग की बात होगी कि मैंने आपको बताया कि जो बुध है सौम्य प्रवृत्ति का जो ग्रह है, वो मिथुन राशि के साथ बैठ जाए, तो मिथुन राशि तो क्रूर प्रवृत्ति की है। बुध जब बैठता है तो क्या फल देता है, कितने अंश तक फल देता है, अंशों की प्रवृत्ति भी आपको समझानी पड़ेगी, तब जाके आप कुंडली के विसंश्लेषण को बारीकी से समझोगे। तो ये चीज़ें आप समझी। अब आगे चलते हैं
अब बात करते हैं मुख्य चीज़ों की, जो आपकी सबसे पहले आप यहाँ पर एक अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग का प्रक्रम डालिए, यहाँ डालिए आप ऐसे करके ये क्रॉस का साइन बना करके, ये दिशा निरूपण। दिशा निरूपण मतलब कौन कौन सी राशि की मुख्य दिशा कौन कौन सी होती है। आपने दिशाशूल के बारे में भी सुना होगा, वो भी मैं उसके करके भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन सी मतलब कौन कौन से वार को कौन कौन सी दिशाओं का त्याग करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको वो संयोग में श्लोक आता है कि सनो चंद्रे तजत पूर्वम दक्षिणाम च दिशाम ग्रह सूर्य शुक्रे पश्चिमांच बुद्धे भौम तथा उत्तरे। ये दिशाशूल का मैं आपको एक मुख्य वीडियो लेकर के आऊँगा दिशाशूल के ऊपर, जिसमें आपको बारीकी से दिशाशूल के बारे में समझाऊंगा। पहले आप दिशा निरूपण देखिए। दिशा निरूपण की क्रिया मैं आपको आज समझाता हूँ। सबसे पहले राशियों का प्रक्रम देखिए, तो सबसे पहले डालिए पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। दूसरे पर डालिए पूर्व दिशा के सीधे हाथ की तरफ क्या आता है, दक्षिण, तो दूसरे पर डालिए दक्षिण दिशा। ये मैं डाल देता हूँ दक्षिण दिशा। दूसरे नंबर पर डालिए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के सीधे हाथ पे क्या आता है, पश्चिम, तो अब अगला डालिए आप। दक्षिण दिशा के सीधे हाथ पे आता है पश्चिम, तो अगला डालिए पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के सीधे हाथ की तरफ आता है उत्तर, तो यहाँ डालिए उत्तर दिशा। दोस्तों दिशा की बात करें तो आपको पता है कि हमारी मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये मुख्य दिशाएं होती हैं, ये आपको पता है। लेकिन वैसे दिशाओं का देखा जाए तो 10 दिशाओं का प्रक्रम बताया गया कि 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें से 4 मुख्य दिशा और 4 दिशाएं उनको मिलाकर के ईशान कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण और मुख्य जो दिशाओं का प्रक्रम है कि ईशान कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया, अग्नि कोण और नैऋत्य कोण। ये 4 कोणों का सार एक आकाश, ऊर्ध्व और मतलब आकाश और पाताल। जैसे आपने वो श्लोकों का प्रक्रम देखा कि पूर्वे रक्षत वाराह अग्न्याम गरुण ध्वजा दक्षिणे पद्मना वस्तु नैऋत्य मधुसूदना। ये श्लोक के अनुसार जब दिशाओं की पूजा की जाती है ना कर्मकांड में, तब इस श्लोक का उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य 4 दिशाएं हैं, ये प्रक्रिया आप समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये मुख्य 4 दिशाएं क्यों लिखाई हैं, 4 दिशाओं का प्रक्रम ऐसे क्यों लिखा है कि पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात कि पूर्व से सीधे हाथ की तरफ दक्षिण, दक्षिण से सीधे हाथ की तरफ पश्चिम, पश्चिम की सीधे हाथ की तरफ उत्तर, उत्तर की सीधे हाथ की तरफ आपका आ जाएगा पूर्व। तो ये चीज़ें इसलिए इस क्रम में मैंने इसलिए लिखाई हैं कि आपको याद करने में आसानी होगी, आपको ये समझने में आसानी होगी, बारीकी से आप समझ पाओगे, इसलिए मैंने ये ऐसे करके लिखाया है। तो सबसे पहले अब दिशाओं के निरूपण के लिए लिखेंगे यहाँ पर 1 2, वही सिंपल हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बिल्कुल बारीकी से समझना, बिल्कुल सरल हो गया आपको। अब इसमें कोई चीज़ को सोचने की, मगजमारी की आवश्यकता ही नहीं है, आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गया। यही ज्योतिष मैं आपको इतनी ही गूढ़ता में ज्योतिष को बिल्कुल सरलता में पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे आपको किसी भी टेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी योग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें मुख्य, ये सरल है, कुछ नहीं है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। अब ये बारीक, अब ये और चीज़ों से कैसे समझोगे, जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एक चार्ट सा बना देता हूँ, जिसमें ऊपर में पूर्व को रखता हूँ, पूर्व, इधर की साइड मैं दक्षिण को रखता हूँ पूर्व से सीधे हाथ की तरफ, उससे भी इधर की साइड में पश्चिम को रख लेता हूँ, और पश्चिम से सीधे यहाँ उत्तर को लिख लेता हूँ मैं। ये एक तरह से मैंने एक चार्ट से समझाने की प्रक्रिया समझाई है मैंने। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 मेष राशि, यहाँ पर 2 आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ प्रक्रम जानिए, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 राशि वृष मिथुन, यहाँ पर आ जाएगी कर्क, फिर आ जाएगी सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। ये आपको समझ में आ जाएगा। इससे यह समझना हो तो ऐसा चार्ट बना के समझ सकते हो कि पूर्व से दक्षिण की तरफ क्लॉक वाइज चलना है। क्लॉक वाइज जैसे जब चलोगे, क्लॉक वाइज जब दिशा में चलोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार समझ में आ जाएगा कि दिशा निरूपण क्या देखा जाता है कि मेष राशि वाले मनुष्यों की जो शुभ दिशा है वो पूर्व दिशा है।
ये राशियों के अनुसार बताया गया है, ग्रहों के अनुसार नहीं है। ग्रहों की गणना अलग लेके आएंगे, ग्रहों की गणना में उसमें समझाएंगे, तब दोनों का निरूपण समझेंगे, तब जाके आपको एक बारीकी से मुख्य निरूपण समझ में आएगा। वो चीज़ आपको मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। और ये वही क्रम हो गया जो आप पहले छोड़ के आए हो। कौन सा क्रम कि 1 5 9 2 6 12 3 7 11 4 8, ये हमारा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, वही छोड़ के वही क्रम ये हो गया कि अग्नि प्रधान मतलब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अब ये चीज़ों को समझिए, जैसे मैं यहाँ पर अग्नि लिख देता हूँ, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ये मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वही, एक तो सीखने में सीखने में आसानी होगी और चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी, तभी मैंने आपको यहाँ पर ये अग्नि प्रधानी ऐसे करके लिख दिया। जैसे अगर हम वास्तु की बात करें, मैं आपके लिए वास्तु पर भी वीडियो लेके आऊँगा, न्यूमरोलॉजी पर भी वीडियो लेके आऊँगा, हस्त ज्योतिषी पर भी वीडियो लेके आऊँगा। मैं सब चीज़ें आपको बारीकी से और क्रिया से समझाता हुआ चलूँगा। और ये सब चीज़ें ना शास्त्रोक्त विधि से हैं, इसलिए मैं सबसे पहले पुस्तकों की गणना देखता हूँ। मैं सामने अपनी पुस्तकों को रखता हूँ, जिसमें प्रत्येक चीज़ को मैं गणना योग बुद्धि से देख करके मैं ज्योतिषों के सार को भी पढ़ता हूँ कि ज्योतिष उसके चीज़ में क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले अग्नि, जैसे हम वास्तु की बात करें, यहाँ पर मैं वास्तु की छोटी सी एक क्रिया में बता रहा हूँ। वास्तु की बात करें तो वास्तु में क्या कहा गया है कि अग्नि कोण की दिशा में हमारा किचन होना चाहिए, रसोई घर। तो पूर्व दिशा की हमारी 3 दिशाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्व दक्षिण को मिला करके, एक पूर्व और उत्तर को मिला करके। तो पूर्वी रक्षतवाराः अग्न्याम गणध्वजा, मतलब क्या, पूर्व और दक्षिण को मिला करके अग्नि कोण बनता है, जिसमें हम रसोई बनाएं तो सर्वोपरि है। ये हमारा इससे समझ में आ जाएगा वास्तु के लिए। ऐसे अगर हम ये जल का समझें तो उत्तर दिशा में जल योगी स्थान, मतलब जहाँ पर जल के ठहरने का स्थान टैंक स्थान देखा जाएगा तो वो उत्तर दिशा में बन जाएगा, ये हमारी वास्तु बोलेगी। ऐसे ही हम वायु विकार का स्थान देखें, वायु का स्थान देखें तो पश्चिम दिशा में हमेशा बोला जाता है कि पश्चिम से भूमि, पश्चिम में थोड़ी वजनदार स्थान देखा जाए, दक्षिण दिशा में कारखाना। मतलब प्रत्येक चीज़ का क्रम है, वो मैं आपको सबको समझाता हुआ चलूँगा। इससे हमारे वास्तु का भी पता लगेगा कि अग्नि कोण में क्या, ईशान कोण, जब पूर्व और उत्तर को मिला के जो ईशान कोण बनता है, उस ईशान कोण में मंदिर, देवालय, शुभ स्थान होना चाहिए, ये बताया गया है। और जो हमारे जो घर के जो मुख्य द्वार होता है, जिसको मध्य द्वार बोलते हैं, जब मुख्य द्वार होता है वो द्वार सेंटर में ही क्यों होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए और किस योग में होना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं आपको बारीकी से समझाता हुआ चलूँगा। जब मैं आपकी वास्तु की वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको समझाऊँगा, जिससे आप वास्तु के प्रति भी निपुण हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई दिशा निरूपण के योग में। वायु तत्व प्रधान जो राशियों का प्रक्रम है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको समझना है तो इस वीडियो को रोक के तब ये नोट कर लीजिए। तो मैं आपको अगली प्रक्रम को सिखाता हूँ। अगली जो हेडिंग है वो हेडिंग आपकी होती है रंग। अगली हेडिंग डालिए रंग। रंग मतलब क्या कि कौन सी राशि का कौन सा रंग होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाने की प्रक्रिया रखता हूँ। ये क्रिया को समझिए। रंग बोल लीजिए, चाहे वर्ण बोल लीजिए, एक ही बात है। वर्ण मतलब भी रंग होता है। ये वर्ण वो वाला वर्ण नहीं जो वर्णों में बांटा गया, वर्ण मतलब रंग। यहाँ कोष्टक में रंग और डाल लेना। ये अगली हेडिंग डाल लीजिए रंग। ये कौन सी राशि का कौन सा रंग होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम 12 राशियाँ लिखते हैं। सबसे पहले ये मेष, फिर है हमारी वृष, फिर है हमारी मिथुन, चौथी है हमारी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियों का प्रक्रम है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर अंकित किया है। ये आप ऐसे करके नोट कर लीजिए 12 राशियाँ। अब राशियों के रंग के बारे में जानते हैं। राशियों के रंग क्या होते हैं। जैसे आपने किसी मनुष्य को देखा, जैसे आप अपने आप को ले लीजिए, आपको ना कोई एक रंग विशेष पसंद होगा, जो लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, और
विशेष पसंद, उसका कारण क्या है। और दूसरी बात कि कभी कभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपने कभी कोई रंग की शर्ट पहनी है या कोई रंग की टी शर्ट पहनी है और पहन करके उन वस्त्रों को पहनकर जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको तो वो बेकार लग रही है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दूसरों को वो प्रभावशाली लग रही है, दूसरों को वो अच्छी लग रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम वर्ण रंग से जानेंगे। अब ये रंग राशियों के रंग हैं, ग्रहों के रंग नहीं है। जैसे अगर आप ग्रहों के वर्ण रंग की बात करेंगे तो उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ग्रहों के रंग की बात करें तो जैसे बोला जाता है, ये ग्रहों के रंग को याद करना तो बहुत सरल है। जैसे सूर्य लाल, अब चंद्र श्वेत, मंगल। अब ये एक एक प्रक्रिया में मंगल लाल हो गया, बुध हरा हो गया, दूर्वे जैसा हरा, घास जैसा, बृहस्पति पीला, शनि नीला काला। ये एक ग्रहों के रंगों की क्रिया तो अलग है। ये राशियों के रंग की बात की जा रही है कि राशि आपके घर कौन से भाव में बैठी है और उसका क्या प्रभाव रंगों के अनुसार देखने को मिल रहा है। आप पे कौन सा रंग अच्छा लग रहा है, दूसरों को कौन सा रंग प्रभावशाली लग रहा है, वो चीज़ें समझना जरूरी है। सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, ये आपको पता है। अब मंगल लाल, तो मेष राशि का जो वर्ण बनेगा वो लाल बनेगा। यहाँ पर अब ऊपर रंग डाल लेना, जैसे मैं दूसरे उससे लिख देता हूँ यहाँ पर रंग। ये राशियाँ लिख दी हैं, राशियाँ लिख देना ऊपर, यहाँ डाल लेना रंग। ये प्रक्रिया है चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहले मेष राशि का जो रंग बनेगा वो बनेगा लाल, और दूसरा जो होता है जो वृष राशि है उसका बनेगा श्वेत। अब ये मत समझना कि शुक्र श्वेत होता है तो उसको करके ये वृष राशि का नहीं, कुछ नहीं, राशियों के ये वर्ण है, राशियों के रंग हैं, इससे ग्रहों का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मिथुन राशि का जो रंग होता है वो होता है हरा, मिथुन राशि का रंग होता है वो होता है हरा। चौथा कर्क, कर्क राशि का जो रंग बनता है वो बनता है रक्त श्वेत। क्या बनेगा? रक्त श्वेत। रक्त श्वेत का मतलब क्या है कि जब हम दूध में थोड़ा सा लाल रंग डाल दें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सिंदूर या थोड़ा लाल रंग डाल दें तो ना थोड़ा थोड़ा ना सफ़ेद और लाल हो जाता है। वो जो वर्ण होता है, रंग होता है, वो हमारी कर्क राशि के लिए प्रिय माना जाता है, कर्क राशि के भावी माना जाता है वो रंग। उसके बाद हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का बनता है श्वेत। ये आप नोट कर लीजिए। ये राशियों के रंग की बात हो रही है, राशियों की प्रक्रिया। जब हम गणनाओं पे आएंगे ना, कुंडली की संश्लेषण गणना पे, लग्न की गणना पे आएंगे, कुंडली के लग्न चार्ट की गणना पे आएंगे, तब आप इन चीज़ों को बारीकी से जब देखोगे ना, तब आपको इन चीज़ों का प्रभाव पता चलेगा। तो अब बात करते हैं कन्या। तो कन्या राशि का बनता है हमारा विविध रंग, विविध रंग, या हम कह सकते हैं रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। ये आप कन्या राशि के लिए नोट कर लीजिए। मेष का लाल, वृष का श्वेत, मिथुन का हरा, कर्क राशि का जो हमारा रक्त श्वेत, और सिंह राशि का जो आपके लिए मैंने लिखाया है कन्या राशि का मिश्रित, सिंह राशि का श्वेत है। बहुत से जो मनुष्य हैं वो सिंह राशि का लाल बताते हैं, लाल लिखते हैं। वो ज्योतिष ग्रहों के अनुसार देखते हैं कि सूर्य का रंग कैसा, लाल, तो सूर्य जिस राशि पर वास करेगा वो भी तो लाल होगी। लेकिन हर चीज़ों में ऐसा नहीं देखा जाएगा, हर चीज़ों का क्रम ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में आप जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा आप नोट कर लीजिए। अब तुला राशि का देखें तो तुला राशि का बनेगा आपका नीला। यहाँ पर आप नीला डाल लीजिए, तुला राशि का बनेगा नीला, नीला लिख लीजिए। तुला राशि के योग में नीला रंग बनेगा तुला राशि का। वृश्चिक राशि का बनेगा गेहुआ, ताम्र जैसा, मतलब यहाँ डाल लीजिए गेहुआ, या हम कह सकते हैं सुनहरा कह लीजिए, गेहुआ कह लीजिए, या कह लीजिए ताम्र जैसा, तांबा जो होता है ना, ऐसा ताम्र वर्ण का, तांबे जैसा बनेगा। अगला धनु राशि का आप आएगा पीला, धनु राशि का वर्ण होगा पीला, तो यहाँ पीला लिख लीजिए। अब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि का होगा हमारा पीत श्वेत, मकर राशि का होगा हमारा पीत श्वेत, ये मैं इससे लिख देता हूँ, पीत श्वेत,
मतलब क्या, दूध में अगर थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया जाए तो वो थोड़ा थोड़ा पीला हो जाता है, वैसा ही हमारी मकर राशि का रंग होता है। कुंभ और मीन, कुंभ का रंग और मीन का रंग देखा जाए, कुंभ का रंग और मीन का रंग, कुंभ का बहुत से मनुष्य काला बोलते हैं क्योंकि शनि काले हैं, तो कुंभ भी काला। और इसका मीन राशि का बहुत से मनुष्य पीला बोलते हैं कि बृहस्पति पीला, तो मीन भी पीला। तो अब हम इसका काला और पीला लिख दें तो हम किसके अनुसार जानेंगे, ग्रहों के अनुसार, लेकिन वर्णन ऐसा नहीं है। इसी प्रक्रिया में ज्योतिष जब ग्रहों के अनुसार राशियों के वर्ण को लिखना शुरू कर देते हैं तो हम ये प्रक्रिया जानते हैं कि ग्रह जैसा वैसी राशि, लेकिन ये प्रक्रिया सही नहीं है। राशियों के स्वयं के रंग हैं, राशियों की स्वयं की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि तारों का खुद का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है तो हम कहेंगे कि चंद्रमा नहीं है तो तारे नहीं है। ऐसी राशियां थोड़ी हैं, राशियों का तो खुद विधान है, राशि तो खुद में विद्यमान है, तो राशियों का वर्ण है। अब हम ये जो 11वीं राशि का लेंगे तो ये नेवले जैसा रंग होता है, नेवले जैसा रंग होता है इसका, ये आप नोट कर लीजिए। और जो हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का श्वेत होता है, सफ़ेद, मीन राशि का श्वेत वर्ण कहा गया है। बहुत से इसको काला और पीला बोलते हैं। मैं वो भी जब ग्रहों की बातें करेंगे ना, ग्रहों की गणना करेंगे, वो तब मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा कि क्यों बोलते हैं काला पीला, और ये वर्ण ऐसे लिखे उनका प्रक्रिया में बदलेंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा, ग्रहों के साथ युति बनेगी तो क्या वर्ण बनेगा, वो चीज़ें बारीकी से समझने योग्य हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपने क्या जाना, रंग, वर्णों के बारे में जाना कि वर्णों की प्रवृत्ति क्या होती है। अब मैं आपको छोटी सी 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ, उसके बाद हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया, नहीं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए और ये प्रक्रिया पुष्ट करिए। मैं आपको अगली चीज़ बता देता हूँ कि अगली चीज़ मैं आपको क्या चीज़ समझाने वाला हूँ। नोट करने से क्या होता है कि आप दोबारा रिवीजन कर पाते, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगली जो आप हेडिंग ना डालिए, अगले पेज पर ऐसे करके 12 राशियाँ क्रम से लिख दीजिए। बस क्या करोगे, 12 राशियों को क्रम से लिख दो। बस लिखने के बाद जो जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ उन चीज़ों को लिख लो। अब अगले के क्रम को क्या लिखेंगे वो प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो मेष राशि है उसके शरीरांग के बारे में जानेंगे। शरीरांग या क्या शरीर अंग कह लो, शरीर अंग या शरीरांग, शरीरांग, मेष राशि के शरीरांग, और मतलब 12 राशियों के शरीर में, मतलब हमारे इस पूरे शरीर में कौन सी राशि कहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव दिखाती है। जैसे आपने बोला होगा कि मंगल नेत्रों का कारक होता है, बहुत से ज्योतिषी इस बात को बोलते हैं मंगल नेत्रों का कारक होता है, मंगल, बहुत से बोलते हैं मंगल मस्तक का कारक होता है। वो भी मैं आपको चीज़ की कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ किस चीज़ का कारक होता है। तो हमारे शरीर पर राशियों का क्या प्रभाव होता है, कौन सी जगह पर राशि का ज़्यादा प्रभाव होता है, वो चीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ। और अगली चीज़ों का प्रक्रम मैं आपको दूसरी चीज़ों का सार लिखाता हूँ। पहले हम शरीरांग के बारे में देखेंगे। दूसरा जो मूल योग मैं आपको लिखाता हूँ वो मैं क्या लिखाता हूँ, वात पित्त कफ की प्रकृति मैंने आपको लिखा दी है, गुण योग, सारी चीज़ें मैं आपको पुष्ट करी हैं। उसके बाद चलो इतना ही लिखा देती है। तो सबसे पहले हम शरीरांग में मेष राशि को जानेंगे। तो मेष राशि जो होती है हमारी, वो हमारे सिर को देखती है, वृष राशि हमारे नेत्र को, ये सारी नोट करते हुए चलिए। भुजाओं गला, मिथुन राशि भुजाएं गला, भुजाएं गला। कर्क राशि जो होती है वो हमारे वक्ष स्थल और फेफड़े को देखती है, वक्ष और फेफड़े, वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रेवर मुक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम। मेरु रक्त और हृदय, अगली मेरुदंड यानी मेरु रक्त और हृदय को देखती है। कन्या, कन्या राशि होती है पेट और नाभि, पेट और नाभि इसको देखती है। तुला और वृश्चिक के योग में देखें तो ये देखते हैं हमारी गुर्दे और कमर को, गुर्दे
और कमर को देखती है। और वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि गुप्तांग, जांग, घुटने। वृश्चिक गुप्तांग, जांग, अगली जो है धनु, और ये घुटने, घुटने को देखती है। गुप्तांग, जांग, घुटने। अगली जो राशि है वो हमारी पिंडली और पाँव दोनों। अगली जो कुंभ है वो हमारी पिंडली को देखती है। पिंडली मतलब ये जो पैर का जो नीचे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पिंडली जिसको बोलते हैं, दोनों पाँव को देखती है। ये दोनों पाँव को। मीन राशि है। ये आप क्रम से राशियों के शरीरांग देख लीजिए, जिसके बाद हम कुंडली का विश्लेषण पाएंगे तो हम ये जानेंगे कि मेष राशि ज़्यादा प्रभावशाली कहाँ पर होती है, वृष राशि का प्रभाव कहाँ पर हो सकता है, वृष राशि नीच की हो जाए या कुछ अशुभता दर्शाए तो क्या प्रभाव कहाँ पर दिखाएगी। ये प्रक्रम है, ये आप नोट कर लीजिए। राशियों के शरीरांग के बारे में आपने जाना। बाकी जो राशियों के स्वामी हैं वो आप जानते ही हो कि राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है राशियों की पूर्ण गणना के योग में। बाकी अगर कुछ चीज़ें और राशियों में रह जाती हैं, जैसे राशियों के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण राशियां होती हैं। चलिए वो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। राशियों के जो गुण होते हैं ये भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए, या फिर मैं एक काम करता हूँ वो मैं आपको एक साथ ही लिखा देता हूँ जिससे आप ये चीज़ों को पुष्ट कर पाओगे। मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक के लिख लेना ये आप आराम से। ये आखिरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ राशियों के गुण के बारे में, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए अब लिखिए राशियों के जो तत्वों के बाद जो गुण के बारे में। तो यहाँ गुण लिख लीजिए, गुणों की प्रवृत्ति। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम रज, तम और सत। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार की गुण होते हैं मनुष्य के शरीर में। रजगुणी मतलब जो मनुष्य होता है, और जो तमोगुणी मनुष्य होता है, सतोगुणी मनुष्य के बारे में जाने तो सत्यवादी, हमेशा सत्य योगी काम को करने वाला अच्छा। तमोगुणी तमस विद्या में लगा रहने वाला, बुरा बोला जाता है, तामसिक योगी विद्या। ये तामसिक योगी विद्या मतलब बुरे कर्मों के सार का। और रजोगुणी का सार भी इसी प्रकार पुष्ट किया जाता है, जैसे निद्रा का कारक, निद्रा योग का कारक जो होता है, सदा सोने वाला। मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ समझा दूंगा। अभी आप फिलहाल ये बारीकी से नोट कर लीजिए। सत, रज, तम, सत। रज, तम, सत ये क्रम है। ये मैंने क्यों लिखा है उसका कारण है। रज, तम, सत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वही नंबर मतलब राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये तीनों गुणों के प्रक्रम के अनुसार मैंने आपको लिखा दिया है। इसमें कुछ आचार्य विद्वान इस बात को बोलते हैं कि जो हमारी मेष राशि होती है वो सतोगुणी होती है। कुछ आचार्य इस बात को बोलते हैं कि जो मेष राशि होती है वो हमारी सतोगुणी राशि होती है, लेकिन हर चीज़ का वर्णन निकालने के बाद ही गणना की जाती है, ये उनको पता नहीं है। तो गर्त में ना जाओ, गड्ढे में ज्योतिष को ना गिराओ, प्रक्रम को याद करो और चीज़ों को समझो। मैं समझा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि गणना लेके आता हूँ, प्रमाण दूंगा और प्रत्येक वस्तु की गणना आपको मैं समझा रहा हूँ। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए राशियों के गुण के बारे में। तो ये नोट करने के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर ये नोट करने का प्रक्रम देखिए और वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए आराम से, शांति से, चीज़ों को समझने के बाद। तो आज हमने राशियों के प्रकृति के बारे में जाना कि कौन कौन सी राशि की क्या क्या प्रकृति होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो को एंड तक आपने देखा होगा, बारीकी से समझा होगा, और मेरा प्रमाण यही है कि मैं आपको चीज़ों को बारीकी से समझाता हुआ ही ले चलूँ। तो यही चीज़ें हैं, जो चीज़ें लिखा दी हैं। अगर उस चीज़ में कुछ किंतु परंतु आता है, कुछ विद्वानों के कमेंट्स आते हैं, कुछ आचार्यों के कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट में देखूंगा, मैं पढ़ूंगा उनको, उसके बाद मैं उनको जवाब दूंगा। और आप भी कहीं पर ज्योतिष के प्रति किसी चीज़ को पुष्ट करने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित कीजिए, क्योंकि आप पर प्रमाण है। मैं हूँ आपका प्रमाण, मैं आपको प्रमाण दूंगा। मेरे भावी विद्यार्थी इस बात को समझिए, जो मेरे विद्यार्थियों का सार रखते हैं, मुझ पर पढ़ रहे हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं,
तो इस चीज़ को याद रखना, मैं आपको प्रमाण दूंगा और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। जब कुंडली के संश्लेषण की बात आएगी ना, तब आप देखना आप कितने प्रभावशाली योग में बोलोगे पंडित जी सब आता है, गुरु जी सब आता है, आचार्य जी सब आता है, ये मुझे पता है इसका क्या प्रभाव होगा, शतोगुणी जो हमारी राशि होती है वो क्या प्रभाव देगी, सूर्य मेष राशि में बैठ जाए तो क्या प्रभाव देगा, उच्चांश कितने पर, नीचांश कितने पर, सब कुछ आप जानोगे बिल्कुल बारीकी से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी परेशानी के, प्रत्येक चीज़ को समझोगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्रत्येक चीज़ को समझिए जानिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके जाया करिए, और जितना हो सके शेयर करिए, जिससे अभी तक जो ज्योतिष आपको ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष सिखा रहे हैं ना, उनसे अलग ज्योतिष लेके आया हूँ मैं। पैटर्न वही है लेकिन तरीका अलग है, जो आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देगा और आपको निपुण बना के ही जाएगा, और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। पसंद आई है तो सारे कर्मों को पुष्ट करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट किया करिए कि क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं, जिससे मैं आपको प्रत्येक चीज़ समझाऊँ। और हो सके तो कोई माइक के बारे में बता दीजिए, कोई अच्छा कोई माइक हो जिसे मैं मंगा सकूँ और मैं आपको और अच्छे से सिखा सकूँ। तो यह सारी चीज़ें पुष्ट करेंगे और ज्योतिष के कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।